Okay, so now let's start with unit number 3. Unit number 3. यूनिट नंबर 3 की बात करते हैं जिसमें आता है अदर इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर जब भी अदर इसेंशियल एलिमेंट्स की बात की जाती है ना तो वो 4 पार्ट्स में कवर्ड है। बाय कॉम्पिटेंट पार्टीज होना चाहिए, ठीक है। दूसरा फ्री कंसेंट होना चाहिए। तीसरा लॉफुल ऑब्जेक्ट इन कंसिडरेशन होना चाहिए। और चौथा नॉट एक्सप्रेसिवली डिक्लेयर्ड एज वॉइड होना चाहिए। जैसे ही हम लोगों ने ये 4 पॉइंट्स कवर किए, हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो यूनिट नंबर 3 है वो अच्छे तरीके से कवर हो गया है। बात करते हैं कॉम्पिटेंट पार्टीज से। कॉम्पिटेंट पार्टीज कब डिफाइन की जाती है? तो 3 तरह से डिफाइन की जाती है। कॉम्पिटेंसी 3 तरह से, मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड के होने चाहिए एंड नॉट डिस्क्वालीफाइड होने चाहिए, ठीक है। डिस्क्वालीफाइड मत लिख कर जाना, बच्चे डिस्क्वालीफाइड लिख कर आ जाते कई बार। डिस्क्वालीफाइड का मतलब होता है कि ये लोग नहीं बन सकते, तो नॉट डिस्क्वालीफाइड लिखते हैं। क्वालिफाइड लिखकर काम होगा नहीं, नॉट डिस्क्वालीफाइड ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। मेजर की बात करते हैं एक एक करके, पहले माइनर के पॉइंट्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर आते हैं एज एज पर द इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875। अभी क्या लिखा है उस एक्ट में? 18 साल, 18 साल के होने चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एब इनिशियो। माइनर के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया वॉइड एब इनिशियो। पूरे सिलेबस में हम लोगों ने सिर्फ एक जगह पढ़ा है जहाँ पे माइनर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करे वो वैलिड हो जाए, जहाँ पे बेनिफिट्स टू द पार्टनरशिप है, ठीक है। नो रेटिफिकेशन ऑन अटेनिंग मेजोरिटी, यानी कि माइनर जो होता है वो मेजर बनने पर उसके पुराने एक्ट के लिए उससे रेटिफिकेशन नहीं लिया जा सकता। रेटिफिकेशन मतलब अप्रूवल नहीं लिया जा सकता। सोचो ना, उसने 16 साल में कोई चीज़ के लिए हाँ बोला था, अब वो उस टाइम पे तो इनवैलिड था। 18 साल में आकर बोला कि आपने जो वो काम किया था आप उसको रेक्टिफाई कर दो और अब हम लोग उसको वैलिड मान लेंगे, चलेगा? नहीं, पुराने एक्ट के लिए नहीं कर सकता। कैन बी बेनिफिशियरी, येस, लाइक इन केस ऑफ पार्टनरशिप। माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी इवन व्हेन फॉल्सली रिप्रेजेंटेड हिमसेल्फ एज मेजर, यानी कि खुद से जाकर झूठ बोला कि मैं मेजर हूं जबकि वो माइनर था, फिर भी वो क्या बोल सकता है कि मैं माइनर हूं, मैं छोटा हूं, मैं बच्चा हूं, मुझे माफ कर दिया जाए। प्लीड मतलब कोर्ट में जाके वो बोल सकता है कि मैं तो बच्चा था ना, मुझे नहीं पता, इनको ध्यान रखना चाहिए था, ठीक है। चलो, रूल ऑफ एस्टोपल कैन नॉट बी अप्लाइड अगेंस्ट अ माइनर। वो होता है ना एस्टोपल कि मैंने बोला और उसने मान लिया और उसने भी प्रूफ कर दिया कि हाँ वो शांत रहा और उसने, हम उसको बोले थे वो पार्टनर है और वो शांत रहा, रूल ऑफ एस्टोपल, और वो रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। इस केस में माना जाएगा कि माइनर है तो नहीं, माइनर में जिसने ये प्रोजेक्ट किया कि ये है वही गलत माना जाएगा। Guardian can enter into a contract on minor's behalf other than immovable property. Guardian can enter into a contract on minor's behalf other than immovable property, यानी कि immovable property छोड़ के गार्जियन माइनर के बेहाफ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं। देखा होगा ना फिल्म आर्टिस्ट, कितने सारे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, कौन साइन करता होगा उनका कॉन्ट्रैक्ट? उनके गार्जियन साइन करते होंगे, ठीक है। बट इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल करनी है, से लैंड बिल्डिंग, वो कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। बट वो भी कोई कर सकता है, ऑफिशियल असाइनी ऑफ द कोर्ट आफ्टर सैंक्शन ऑफ कोर्ट, यानी कि अगर कोर्ट ने अलाउ कर दिया तो कोर्ट का जो ऑफिशियल असाइनी या रिसीवर होता है वो कर सकता है, ठीक है। तो सर्टिफाइड गार्जियन कोर्ट अपॉइंटेड कैन सेल माइनर्स प्रॉपर्टी विद सैंक्शन ऑफ कोर्ट। नाउ नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैन बी डिमांडेड। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वैसे हम लोग यूनिट नंबर 4 के अंदर जाकर पढ़ने वाले हैं क्या होती है, बट एक बेसिक बताते हैं। कुछ जगह पर डैमेजेस लिए जाते हैं, कुछ जगह पर बोला जाता है नहीं मुझे वही काम करके चाहिए। से हमारे केस में हमने आपसे बोला कि आज से हम आपको सेफ फाउंडेशन नहीं पढ़ा पाएंगे और हम आपको ना डैमेज देने को तैयार है 10-10 हज़ार रुपये का। आप बोलोगे कि यार डैमेज नहीं चाहिए मुझे, ना सेफ फाउंडेशन क्लास करके चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। बट माइनस ऐसे नहीं किया जा सकता। सोचो ना, आपने माइनस से बोला स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ही करके चाहिए, मुझे डैमेजेस नहीं चाहिए, वो बैठ के रोने लगा। हो सकता है कि नहीं हो सकता? ऐसा हो सकता है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है कि नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैन बी डिमांडेड। कैन नॉट बी इंसॉल्वेंट, माइनर कैन नॉट डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट। सोचो ना, 10 साल का बच्चा इंसॉल्वेंट हो गया, कितनी अजीब खबर लग रही है ये, तो ये ध्यान रखना, माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट। कैन नॉट बी पार्टनर बट एडमिटेड फॉर बेनिफिट्स, ये बहुत बढ़िया बात है इसकी कि ये पार्टनर नहीं बनेगा, यानी कि लाइबिलिटी में शेयर नहीं करेगा, बट कैन बी एडमिटेड फॉर बेनिफिट्स। माइनर कैन बी एन एजेंट बट नॉट लाइबल टू प्रिंसिपल, मतलब यार ये तो वही है कि जिसका काम कर रही है उसी का सगा नहीं, उसी के लिए लाइबल नहीं है, कि अगर कल को लाइबिलिटी आ गई तो वो पूरी लाइबिलिटी बियर करेगा, ये लाइबिलिटी बियर नहीं करेगा। क्यों? छोटा है ना, छोटे बच्चे को बेनिफिट है। माइनर कैन ड्रॉ, छोटा और बच्चा बोलना एक साथ थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है ना, बच्चा मतलब बाय डिफॉल्ट छोटा, ठीक है। माइनर कैन ड्रॉ डिलीवर और एंडोर्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विदाउट हिमसेल्फ बीइंग लायबल। अच्छा, ड्रॉ चेक में साइन कर दिया, माइनर ने जाकर दे दिया, लायबल कहलाएगा? गलत निकला? नहीं। एंडोर्स कर दिया, किसी और को ट्रांसफर कर दिया, लायबल कहलाएगा? नहीं। माइनर कैन नॉट बाइंड पेरेंट और गार्जियन अनलेस माइनर एक्टिंग एज एजेंट, यानी कि वो हमने एक एग्जांपल लिया था जहाँ पे माइनर जो है वो एजेंट की तरह एक्ट कर रहा था और उसने कुछ काम किया, अब इसके लिए जो उसके प्रिंसिपल है या इन दिस केस पेरेंट्स है वो रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे। जैसे कि घर में हमने बोला था, काम करवाते करवाते पेरेंट्स इसको एजेंट बना कर गए कि आप ना जो ये बोलेगा छोटा बच्चा ये कर लीजिएगा, ठीक है। छोटे बच्चे ने कुछ ना कुछ गड़बड़ काम करवा दिया, पेरेंट्स वुड बी लायबल, यस, बिकॉज दिस माइनर वॉज एक्टिंग एज एजेंट, अदरवाइज कहीं पर भी लायबिलिटी नहीं आती है, ठीक है।
चलो, जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ माइनर एंड अडल्ट, ओनली अडल्ट वुड बी लायबल। अगर जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे एक माइनर को कुछ परफॉर्मेंस करनी है, कुछ एक अडल्ट को करनी है, तो इन दोनों ने नहीं किया मिलकर, या माइनर ने अपना शेयर भी नहीं किया, कौन रिस्पॉन्सिबल? दिस अडल्ट वुड बी रिस्पॉन्सिबल। श्योरिटी ऑफ माइनर इज लायबल टू थर्ड पार्टी। श्योरिटी अभी हम लोग जाकर पढ़ेंगे आने वाली यूनिट्स में श्योरिटी क्या होता है। बट अगर माइनर का कोई श्योरिटी जिसने ये गारंटी ली हुई है कि अगर ये नहीं चुका पाया पैसा तो मैं चुकाऊंगा, तो दिस श्योरिटी पर्सन वुड बी लायबल टुवर्ड्स थर्ड पार्टीज। जनरली ऐसा नहीं होता, जनरली जब ये नहीं चुका पाएगा तब श्योरिटी चुकाएगा, बट माइनर के केस में हमेशा दिस पर्सन इज लायबल। माइनर कैन नॉट बिकम शेयर होल्डर अनलेस बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ फुल्ली पेड शेयर्स टू हिम। जैसे अगर आज की डेट में द लैंड ऑफ लर्नर्स ने अपने शेयर्स बेचे, ठीक है, और किसी माइनर के पास पैसा हो, वो खरीदना चाहता है, क्या वो खरीद सकता है? नहीं। माइनर कब शेयर खरीद सकते हैं? जब फुल्ली पेड शेयर उनको ट्रांसफर करवाए जाए। से किसी के पैसे ने खरीदे और उसके अपने बच्चे को ट्रांसफर कर दिया, तो वो चलेगा। फुल्ली पेड होने चाहिए, पार्टली पेड चलेगा नहीं, क्योंकि उससे पैसे डिमांड नहीं करवाए जा पाएंगे ना आगे, इसलिए नहीं चलेगा, ठीक है। माइनर इज लायबल फॉर टॉर्ट्स। टॉर्ट्स मतलब अदर देन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अदर देन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान रखोगे इस चीज को, ये हो गया माइनर के बारे में। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड पॉइंट विच इज साउंड माइंड। अब देखो ये जो साउंड माइंड है ना, ये बड़ा ही ऐसा टॉपिक है जिसमें ना आपको बहुत कीवर्ड्स याद रखने पड़ेंगे। यानी कि सबसे पहले साउंड माइंड का मतलब क्या होता है? रैशनल थिंकिंग, रैशनल डिसीजन मेकिंग, है ना। सो कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर्मिंग अ रैशनल जजमेंट, इसको बोला जाता है कि वो इंसान साउंड माइंड का है। इसमें अगर वो यूजुअली अनसाउंड माइंड का है बट कभी कभी साउंड माइंड का है, तो कब कब उसे कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है? जब वो साउंड माइंड का है। यूजुअली साउंड है, ओकेजनली अनसाउंड है, तो कब करना चाहिए? कैन नॉट मेक, नहीं, यहाँ पे कैन नॉट मेक अनलेस ही इज ऑफ, कैन नॉट मेक व्हेन ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी कि ओनली तब जब वो साउंड माइंड का है, सिर्फ तब रखना है, ठीक है। ओके, नॉट डिस्क्वालीफाइड। फॉरेन सोवनर्स, फॉरेन एम्बेसडर्स, एलियन एनिमी, कन्विक्ट्स, इंसॉल्वेंट, सेल्फ डिफाइंड टर्म्स हैं, ये लोग नॉट डिस्क्वालीफाइड हैं, ठीक है। मतलब ये लोग डिस्क्वालीफाइड माने जाएंगे, इनके अलावा जो है वो सारे नॉट डिस्क्वालीफाइड होते हैं, ठीक है। चलो, ओके, ये बताओ अगर साउंड माइंड का इंसान नहीं और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है कि वॉइडेबल है? वॉइड है, श्योर? वॉइड है, वॉइडेबल नहीं है। क्यों? अनसाउंड माइंड के साथ किया तो वॉइड है। अरे क्यों? पर क्यों? क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में बोला है, ठीक है। एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट इट इज स्पेसिफिकली मेंशन्ड दैट अ कॉन्ट्रैक्ट विद अनसाउंड माइंड इज वॉइड। देखो, रेगुलर क्लास में हम लोगों ने इसके बहुत डिटेल रीजन डिस्कस किए, बट जब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं तो हम लोग को क्या है, हम लोग को ना बहुत क्रिस्प आंसर्स में डिस्कस करना है, ठीक है। चलो बात करते हैं, और ये वही आंसर होने चाहिए जो आपको एग्जाम में लिख कर आने हैं। चलो, फ्री कंसेंट की बात करते हैं। फ्री कंसेंट, ये ध्यान रखिए गाइस, स्पेशली गाइस इन द क्लास, फ्री कंसेंट का मतलब क्या होता है? फ्री कंसेंट का मतलब क्या होता है? इन द सेंस, अच्छा, अग्रीइंग ऑन द सेम थिंग्स इन द सेम सेंस, उसको बोला जाता है फ्री कंसेंट, ठीक है। तो अग्रीइंग अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, दैट इज कॉल्ड एज फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट के 5 एक्सेप्शंस हैं कि कब कब फ्री कंसेंट नहीं मानी जाती है। एक्सेप्शन नहीं बोलेंगे, एक्सक्लूजन्स हैं। हाँ भाई, पहला कोअर्जन, दूसरा अनड्यू इन्फ्लुएंस, तीसरा मिसरिप्रेजेंटेशन, चौथा फ्रॉड, मिस्टेक, ठीक है। अभी ध्यान से समझना, सबसे पहले बात करते हैं इनमें से कोई 4 ऐसे हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्ट वर्डेबल हो जाता है। कौन कौन सा? कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड। कोई भी ऐसे याद मत रखना शुरू के 4, क्योंकि शुरू के 4 में अगर तुम लोगों ने नीचे का मिस्टेक ऊपर डाल दिया गलती से, तो आंसर कुछ का कुछ हो जाएगा। और अपने को रटना नहीं है ना, अपने को समझ का, अपने इतनी मेहनत की है समझने को लेकर, तो अपन समझ कर आंसर करेंगे। ये 4 है ना, क्यों अभी अपन एक एक करके पढ़ते हैं। मिस्टेक में कुछ अलग कहानी चलती है, वो हम लोग अभी जाकर देखेंगे। कोअर्जन क्या होता है? कोअर्जन, कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय इंडियन पीनल कोड। कुछ टाइम में इसमें चेंज होना चाहिए, और क्या लिखकर आना चाहिए? फॉरबिडन बाय भारतीय न्याय संहिता भी है ना, इंडियन पीनल कोड में थोड़ा सा चेंज आया है। और अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी, रख लिया या धमकी देती कि आपकी प्रॉपर्टी रख लेंगे। और ये आप लोगों ने कुछ मूवीज में देखा है ना, डरा धमका के काम करवा लेते हैं, डेट इज कॉल्ड एज कोअर्जन। या तो फिर कोई भी ऐसा काम किया या धमकी दी जो कि इंडियन पीनल कोड अलाउ नहीं करता। आपने देखा यहाँ पे गर्दन में चाकू रख के बोला साइन कर दो, साइन कर दिया, ये कोअर्जन है, अवॉइडेबल है। सामने वाला जाके कभी भी पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर सकता है कि ऐसा ऐसा किया था इसने हमारे साथ, इसलिए हमने साइन कर दिया जान बचाने के लिए, अब नहीं अग्री करते हैं, ठीक है। चलो, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग एनी पर्सन टू एंटर इनटू एन अग्रीमेंट। सोचो ना, आपने बोला कि और उसने मैंने ना गर्दन में चाकू रखी हुई थी, तो सामने वाले ने ना आपका रिपोर्ट जो लिख रहे थे, उन्होंने बोला कि यार ये तो ना मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है। आप बोलो ना ना ना,
उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया, जैसे ही साइन कर दिया बहुत भला आदमी था, घर छोड़ के गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, कोवर्जन और अटेम्प्ट टू मर्डर, है ना, ये दोनों आप ऐसे ध्यान रखना कि आपको आंसर कैसे लिखना है, आपको ये ध्यान रखना है। इंटेंशन क्या होना चाहिए एक्ट करने का, कोई एक अग्रीमेंट साइन करवाना, कुछ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, विदाउट एनी इंटेंशन कर दिया तो फिर वो लीगल केसेस में, क्रिमिनल केसेस की तरफ चली जाएगी वो बारी, ठीक है। तो सोचो ना, सड़क पे चलते चलते किसी ने आपको बोला कि गर्दन में चाकू रखियो, बोला जो भी है वो दे दो, कोवर्जन था? हाँ, कोवर्जन है? नहीं, ये क्राइम है ना, ये क्राइम है। और उन्होंने सड़क पे फिर से रोका, गर्दन पे चाकू रखियो, बोला यार वो अग्रीमेंट साइन करो, और आपने कर दिया, वो क्या है? कोवर्जन है। बस ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो, कोवर्जन माइट बी डायरेक्टेड एज बाय थर्ड पार्टी एज वेल, मतलब जरूरी नहीं आप खुद ही करो तो ही चलेगा। कुछ लोग अपना नाम बचाना चाहते हैं, वो बोलते हैं मैं नहीं करूँगा यार, तुम कर दो, ठीक है, मैं नहीं डराऊंगा धमकाऊंगा। हमने इनको बोला कि आप जाइए डरा के धमकाइए। सोचो ना यार, हमारी फीस नहीं दे रहा था कोई बच्चा, हमने पता क्या किया, हमने ना एक स्टूडेंट को बोला कि यार आप जाके उसको डरा धमका दो और बोलो ना फीस दे दे। हमारे ऊपर वो केस करने आया कि कोवर्जन है, हमने किया नहीं, तो कैन बी डन बाय थर्ड पार्टी। इसका मतलब ये है बच नहीं गए हम, इसका मतलब है कोई थर्ड पार्टी भी हमारे पे हमें कोवर्जन करता है तो भी हम फंसेंगे। समझ में आया? ठीक है। थ्रेट टू कमिट सुसाइड इज ऑल्सो कोवर्जन। नस काट लूंगा मैं अगर तुमने हाँ नहीं बोला। थ्रेटनिंग टू कमिट सुसाइड क्या है ये? कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। और थोड़ा लो एनर्जी में बोलो, हाँ, और थोड़ा लो एनर्जी में बोलते हैं हम लोग, जिससे हम लोग को ये पूर्ण तरह से इस्टेब्लिश हो जाए कि हम लोग जो है वो एक लो एनर्जी ग्रुप है और हम लोगों को नहीं पढ़ना है। कैसी बातें कर रहे हो आप लोग? प्लीज शो सम एनर्जी। चलो, अनड्यू इन्फ्लुएंस, बहुत शानदार, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर से शो सम एनर्जी। किसी ने नोटिस नहीं किया हमने सम को शम बोल दिया। थैंक यू सो मच। चलो आगे बढ़ते हैं। Undue influence, बस undue influence. Okay, when one party is in a position to dominate the will of the other and he uses that position to obtain unfair advantage, यानी कि किसी एक के पास ऐसी कोई पावर थी जिससे वो दूसरे की क्या मैनिपुलेट कर सकता था? विल डोमिनेट कर सकता था, और उसने कर दिया, ठीक है। ये सब मत लिख कर आना बस कि एक के पास पावर थी दूसरे की विल डोमिनेट करने की तो ये हो गया जी हमारा अनड्यू इन्फ्लुएंस। नहीं, उसने वो पावर यूज़ की और अनड्यू इन्फ्लुएंस किया। जैसे टीचर और स्टूडेंट का होता है, जैसे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का होता है, जैसे फादर और सन का होता है, ठीक है, जैसे मदर और डॉटर का हो सकता है, मदर और सन का भी होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ऐसे में क्या बोला जाएगा? क्या हुआ है? अनड्यू इन्फ्लुएंस। प्लीज डू नॉट ट्राई दीज स्टंट्स एट होम। बिल्कुल भी घर पे बोलने की ज़रूरत नहीं है जब आपको डराया धमकाया जाए कि आप मेरे साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और ये कानूनी सज़ा है और ये वॉइडेबल रहेगा। ऐसा बिल्कुल भी घर पे ट्राई ना करें। अदरवाइज़ कल अगर आप लोग नहीं आ पाते हैं यहाँ पे या चोट खाकर आते हैं तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। चलिए, हाँ चलिए ध्यान रखते हैं। बर्डन ऑफ प्रूफ इज़ ऑन दी, सुनो, बर्डन ऑफ प्रूफ इज़ ऑन दी पार्टी हु डिसाइड्स टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि जो बोल रहा है ना मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ प्रताड़ना हुई है, वो जो प्रताड़ित व्यक्ति है ना, वो बोलेगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट, वो प्रूफ करेगा कि यार यहाँ पर ना हमारे साथ क्या हुआ था, अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ था, ठीक है। कई बार यार एम्प्लॉई भी तो एम्प्लॉयर को मैनिपुलेट कर सकता है ना, तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बाहर आने की कोशिश कर रहा है ना, वो बोलेगा यार इसने ना मुझे ऐसा बोला था और इसीलिए मैं मान गया था, ठीक है। चलो, फ्रॉड इज डिसीविंग मतलब क्या होता है? धोखाधड़ी नहीं, धोखा देना, ठीक है। हाँ, फ्रॉड इज डिसीविंग बाय वे ऑफ सजेशन विदाउट बिलीविंग टू बी ट्रू। कुछ ऐसा बोल दिया जो आपको पता था सत्य नहीं है। क्या आप ऐसा बोलते हो? कई बार बोलते होगे, हमसे तो बोल ही देते हो, होमवर्क कर लिया बट नहीं किया, आपको पता है नहीं किया, ठीक है, और फिर आपने बोल दिया किया। क्या है वो? फ्रॉड है। और आपको पता ही नहीं था आपने किया कि नहीं किया, आपको याद ही नहीं था, आप ना थोड़ा सा वैसे 15 मिनट शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस पे जा रहे थे, वो मिसप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। अब सुनना, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट और कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट में क्या फ़र्क होता है? हमने आपसे बोला कि यार आप उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए, किसके बारे में? लॉ सब्जेक्ट के बारे में, कि आपने कैसी पढ़ाई की हुई है, आप हमें बताएं, ठीक है। और आपने बोला, आपने बताना स्टार्ट कर दिया पूरा, ठीक है, आपने पूरा बताना स्टार्ट कर दिया। अब समझना क्या हुआ, आप बताते अचानक से आपके मन से निकल गया कि मॉडल टेस्ट पेपर भी कुछ होते हैं, उसका भी स्टेटस बताना था और आपने नहीं बताया, समझ आता है। बट आपको पता था कि आपने नहीं किया और इसीलिए आपने छुपा के रखी वो इन्फॉर्मेशन। आपने बोला यार अभी पूछेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो आपने जानबूझ के छुपा लिया। आपको पता था कि मॉडल टेस्ट पेपर भी पूछ रहे हैं और आपने नहीं बताया, सिर्फ इसलिए कि यार अगर पूछेंगे तो बता देंगे, नहीं तो रहने देते हैं। क्या किया आपने? फ्रॉड। दैट इज एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। और आपने बताते आपसे एक इन्फॉर्मेशन छूट गया, क्या वो फ्रॉड है? नहीं, ये ध्यान रखना, ठीक है।
प्रॉमिस विदाउट इंटेंशन टू परफॉर्म, कई बार आपने वादा कर दिया और आपका कोई इंटेंशन नहीं था परफॉर्म करने का, राइट? अगर ऐसा हुआ है तो वो भी एक फ्रॉड है। एनी अदर एक्ट टू डिसीव एज प्रिस्क्राइब बाय लॉ, एनी अदर एक्ट टू डिसीव बाय एज प्रिस्क्राइब बाय लॉ, हमने बोला था ना 350 के ऊपर आईपैड, सो जो प्रॉमिस कर दिया और हमारा कुछ वो था ही नहीं विलिंगनेस उसको परफॉर्म करने का, क्या कहलाया जाएगा? फ्रॉड। ठीक है, हमने फ्रॉड किया है क्या? बिल्कुल नहीं किया बच्चों, ऐसे नहीं बोलते, बिल्कुल फ्रॉड नहीं किया। 350 के ऊपर लाओगे, मैं तुम लोगों को पर्सनली जाकर दिला कर लाऊंगा आईपैड, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। एनी अदर एक्ट टू डिसीव एज प्रिस्क्राइब बाय लॉ, क्या बोला किसी ने? कुछ आवाज़ आई हमें? 200 के ऊपर, 200 के ऊपर, ओके ठीक है, चलो। मतलब ऐसी बातों पे हम क्या ही जवाब दें, हमारे मन से ये आवाज़ आती है। चलो, वेदर साइलेंस इज फ्रॉड, वेदर साइलेंस इज फ्रॉड। तो नेक्स्ट टाइम से एक काम करते हैं हम लोग ना, जो भी हमारे एडमिशन लेगा उसी को आईपैड दे देते हैं, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है? एडमिशन लिया और आईपैड डन, ठीक है ठीक है, ओके। हाँ, और ज़्यादा एडमिशन होंगे, बहुत बढ़िया। क्या इसीलिए आप लोग को पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है अभी, मुझे लगता है, ठीक है, क्योंकि आप लोग को अभी बेसिक कुछ नहीं समझ रहे हैं, तो आप लोग पढ़ाई कर लीजिए अभी, है ना? एडमिशन बढ़ जाएंगे, इतना ही समझ में आया आप लोगों को इससे, तो फीस बढ़ा देना, सही बात है। बहुत पढ़ने की ज़रूरत है, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, मैं बताऊँ आपको, थोड़ी बहुत भी नहीं। चलिए, हाँ चलिए सुनिए, वेदर साइलेंस इज फ्रॉड। तो मैं ये बताना चाहूँगा दर्शकों को कि हमारी क्लास में एक मुस्कान नाम की लड़की बैठी हुई हैं, जो कि उन्होंने ऐसा बोला है कि सबको आईपैड दिया जाए, उससे हमारी सेल बढ़ेगी। इससे पता चलता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है हम सब लोगों को। चलिए पढ़ते हैं, तो चलिए, वेदर साइलेंस इज फ्रॉड, यस। मुस्कान, आपको कोई दिक्कत तो नहीं? आपका नाम लिया गया है, थैंक यू सो मच, उनकी आवाज़ में आ चुका है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, व्हेन वेदर साइलेंस इज फ्रॉड, तो यहाँ पर वेदर साइलेंस इज फ्रॉड में व्हेन ड्यूटी टू स्पीक कब माना जाएगा? चुप रहने को कब फ्रॉड माना जाएगा? व्हेन देयर वाज ड्यूटी टू स्पीक, व्हेन देयर वाज ड्यूटी टू स्पीक, ठीक है। व्हेन साइलेंस इज इक्वल टू स्पीच, जब चुप रहने का मतलब है कि सामने वाला मान लेगा कि आपने हाँ बोला। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हम लोग की क्लास चल रही थी, कोई काउंसलिंग के लिए आ गए बीच में, और हमने उनको काउंसलिंग करते करते बोला, सर हमारे यहाँ जो बच्चा आता है ना, हर कोई पास होता है। आपको पता था कि यार ऐसा नहीं है ना, पिछले अटेम्प्ट में बच्चे फेल हुए हैं, आपको पता था ऐसा नहीं है, हर बच्चा पास होता है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है, और आप चुप रहे, ठीक है, और उन्होंने आपकी तरफ देखा, आप चुप रहे, आपने कुछ भी नहीं बोला, क्या आपने फ्रॉड किया? यस, बिकॉज आपकी तरफ उन्होंने एक बहुत भरोसे की नज़रों से देखा था कि बच्चे तुम पढ़ रहे हो, तुम सत्य मुझे बताओगे, और आप लोग चुप रहे, आप लोगों ने क्या किया? उनके साथ फ्रॉड किया, ठीक है, ओके। चलो, मिसरिप्रेजेंटेशन क्या होता है? इफ मेकर बिलीव्स टू बी ट्रू बट नॉट जस्टिफाइड बाय इन्फॉर्मेशन, मेकर को लग रहा था कि जो वो बोल रहा है वो सच बोल रहा है, जबकि वो सच नहीं था। हमारे बाहर जो स्टाफ बैठते हैं, कई बार उन लोगों को हमने कुछ बोलने बोला और उनको पता ही नहीं था वो जो बोल रहे हैं वो झूठ है, तो क्या वो फ्रॉड है? नहीं, वो बेचारे मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। ऐसा होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं होता, हम लोग सच्ची काउंसलिंग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ब्रीच ऑफ ड्यूटी की बात करते हैं। अगर कोई हंस रहा है तो प्लीज़ ऐसे मत करो, बुरा लगा। चलो हाँ, ब्रीच ऑफ ड्यूटी की बात करते हैं, ब्रीच ऑफ ड्यूटी की बात करते हैं, ठीक है। ब्रीच ऑफ ड्यूटी, मिस रिप्रेजेंटेशन, ब्रीच ऑफ ड्यूटी विदाउट इंटेंशन विच ब्रिंग्स एडवांटेज, यानी कि आपने कुछ ऐसा ड्यूटी जो है वो ब्रीच किया जिसकी वजह से आपको एडवांटेज हुआ, ठीक है। विदाउट इंटेंशन, इंटेंशनली किया होता वो फ्रॉड में आ जाता, विदाउट इंटेंशन किया मिस रिप्रेजेंटेशन के अंदर आया। वॉट इफ डज नॉट बिलीव टू बी ट्रू, मतलब वो नहीं मानता था, ठीक है, उसको नहीं पता था सच है कि झूठ है, और उसको पता था झूठ है फिर भी उसने बोल दिया, फ्रॉड, ठीक है। व्हेन अ पार्टी कॉजेज दो डन इनोसेंटली, व्हेन अ पार्टी कॉजेज दो डन इनोसेंटली, मतलब भले ही मासूमी से किया हो बट एक पार्टी की वजह से क्या हुआ है, द अदर पार्टी टू द अग्रीमेंट टू मेक अ मिस्टेक एज टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में ही मिस्टेक करवा दिया, भले ही गलती से करवा दिया, क्या बोला जाएगा उसको? क्या किया है? मिस रिप्रेजेंटेशन किया। सब्जेक्ट मैटर इन दिस केस सीए फाउंडेशन फेस टू फेस क्लासेस, क्या है ये? मिस रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। मिस्टेक की बात करते हैं, गलती बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है जीवन का एक, जहाँ पे गलतियाँ होती हैं, तो ये ध्यान रखना, गलतियों को डील कैसे किया जाता है ये पता होना बहुत ज़रूरी है। मिस्टेक ऑफ लॉ और मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ लॉ, इंडियन लॉ या फॉरेन लॉ? यार इंडियन लॉ को नहीं पता है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा, आप ही कर देते, आप ही को फाइन देना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। आप ये नहीं बोल सकते कि कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड मान लिया गया क्योंकि हमें पता ही नहीं था, ऐसा नहीं होता। इंडिया में एक बात चलती है कि ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर आपको लॉ नहीं पता, इसका मतलब ये नहीं कि आपको फॉलो नहीं करना है, आपको पता करके फॉलो करना है उसको, ठीक है। फॉरेन लॉ की बात करते हैं, वॉइड बट नॉट वॉइडेबल, यानी कि खत्म कॉन्ट्रैक्ट, जैसे आपने फॉरेन लॉ का वो भी ब्रीच कर दिया, मिस्टेक कर दिया, फॉरेन लॉ खत्म। सुना,
मिस्टेक कर दे, यानी कि आपको फॉरेन लॉ के बारे में आपने जो अंडरस्टैंडिंग दिया था वो मिस्टेक हो गया, गलती हो गई वहाँ पर, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा। अच्छा, मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात करते हैं। आपने ना लॉ में गलती नहीं की, आपने ना कुछ फैक्ट छोटे मोटे कि प्रोसेस करने में गलती कर दिया, कुछ डॉक्यूमेंटेशन फाइल करने में गलती कर दिया, यूनिलेटरल है यानी कि एक तरफ से हुआ है, तो वॉइड और वॉइडेबल दोनों ही नहीं है, वैलिड है, वो गलती सुधार दो, काम हो जाएगा। देखो अगर एक तरफ से गलती है ना तो हमेशा सुधारी जा सकती है, पर जब दोनों तरफ से गलती हो जाए तब बड़ा मसला हो जाता है और उसको क्या बोला जाता है, वॉइड। जब फैक्ट की गलती दोनों तरफ से हो जाए ना, किसी ऐसी बात जो कि एकदम कॉन्क्रीट पत्थर की लकीर होनी चाहिए, उस बात पे अगर दोनों का झगड़ा हो जाए ना, मिस्टेक हो जाए, तो फिर क्या बोला जाता है, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। एक तरफ से गलती उसको समझा बुझा के सही करवाया जा सकता है, तो इसलिए ध्यान रखना कि वो वहाँ पर वैलिड माना जाता है। ठीक है, आई होप कुछ लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बाकी लोगों को समझ आ रहा होगा। ठीक है, और जिनको नहीं समझ में आ रहा वो पढ़ाई करें अच्छे से। ठीक है, चलो कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड फ्रॉड एंड मिसप्रेजेंटेशन, इसकी बात करते हैं। कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड एंड मिसप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। ठीक है, कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड एंड मिसप्रेजेंटेशन क्या होता है, वॉइडेबल। मिस्टेक में रेफर अबव क्यों बोला है, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग है, तो सब लोग अपने अपने हिसाब से देख लें आप लोग कहाँ लाया करते हो। ठीक है, अब बात करते हैं अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। फटाफट लाइन दी हुई है, पढ़ते हैं। कब कब माना जाएगा अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, फॉरबिडन बाय लॉ, लॉ ने रोक के रखा है तो। इफ परमिटेड इट वुड डिफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ लॉ, यानी कि अगर अलाउ कर भी दिया तो लॉ ही फेल हो जाएगा। जैसे जैसे कुछ केसेस में क्या हो सकता है, समझना, कुछ केसेस में क्या हो सकता है, कहीं लॉ में लिखा है कि ना सोचो ना, कहीं पर ऐसा जहाँ पर आपको लग रहा है कि यार लॉ में मना किया गया एकदम, मतलब ये कर ही नहीं सकते, ऐसा कहीं पर इफ़ ये अलाउ कर दिया तो लॉ ही खराब हो जाएगा, उसको अनलॉफुल ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन माना जाएगा। बताओ ना कहाँ पर, नहीं, ऐसा नहीं। आपने कुछ ऐसे एक्ट अलाउ किया जो अगर आपने अलाउ कर दिया तो लॉ खराब हो जाएगा, भले दिखेगा नहीं कि लॉ गड़बड़ हो गया है, बट लॉ ही फॉलो नहीं होगा, कंप्लाइंस नहीं होगा, नॉन कंप्लाइंस ऑफ लॉ हो जाएगा। सोचो कहाँ हो सकता है ऐसा, माइनर की एज में, नहीं, वो अपना नहीं है ना, वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। क्या हो सकता है ऐसा जहाँ पर आपको लगे कि यार होता ना, अगर इसको अलाउ कर दिया ना तो प्रोविजंस ऑफ लॉ जो है वो डिफेक्ट हो जाएंगे, यानी कि नॉन कंप्लाइंस हो जाएगी, अलाउ ही नहीं करना चाहिए इस चीज़ को। तो नहीं, अगर अलाउ कर दे, देखो आपने जो किया वो दिखने में लीगल होना चाहिए, बट एक्चुअली उसकी वजह से लॉ जो है ना वो नॉन कंप्लाइंस हो गया। कुछ ऐसा सोचो, 1 मिनट का टाइम ले सकते हैं हम, सोचो क्या बोलते हो। अपन बहुत बड़े लेवल पे सोचो, आप एकदम छोटे लेवल पे सोचो, एकदम रॉ एग्जाम्पल सोचो, आप बैंक के लेवल पर चलेगा, एकदम छोटे लेवल पर सोचो, बताओ कुछ लगता है। चलो एक चीज़ हम बताते हैं। ठीक है, कुछ टाइम पहले ना एक लॉज आए कि 16 साल से नीचे वाले बच्चों को ना प्रोफेशनल कोचिंग में एडमिशन नहीं दिया जा सकता, करेक्ट। अब समझना, हमने एक स्टार्टअप खोला, ठीक है, स्टार्टअप का पर्पस क्या हम आपको बताते हैं। स्टार्टअप का पर्पस है बच्चों को बचपन से सीए बनने के लिए ट्रेन किया जाएगा। जैसे ही बच्चा 5 साल का होता है आप हमारे पास एडमिशन करवाएं, 5 से 15 में आप ट्रेन करूँगा उनको, ठीक है, और जिससे वो 16 साल के बाद सीए की एग्ज़ाम दे पाएँ और एक बार में अच्छे सीए बन पाएँ, एक बार में सीए बने, पास हों और कर पाएँ। और लोग उसमें एडमिशन करवाते हैं। हर दिन क्लास के बाद बच्चा 1 घंटे हमारे पास आएगा और हम उसको ट्रेन करेंगे कि सीए कैसे बनते 5 साल की उम्र से। क्या लगता है, ऑब्जेक्ट है हमारा, एक बिजनेस आइडिया है, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है, बट सही है नहीं, क्यों, क्योंकि अगर अलाउ हो गया तो जो पर्पस ऑफ लॉ है, लॉ ने क्या बोला 16 साल के नीचे वाले बच्चों को प्रोफेशनल कोचिंग नहीं देनी है, डिफीट हो गया ना पर्पस। अगर इस एक्ट को अलाउ कर दिया, इस कंपनी को अलाउ कर दिया, तो वहाँ पर क्या होता है, इफ अलाउड द प्रोविजंस ऑफ लॉ वुड बी डिफेक्टेड। ठीक है, फ्रॉडुलेंट, अगर कोई भी चीज़ फ्रॉडुलेंट है तो वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी ना होकर अनलॉफुल ऑब्जेक्ट इन कंसिडरेशन में आ जाएगी। इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी, इफ एनीथिंग कॉजेज इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी देन इट विल बी कंसिडर्ड एज अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन। और इमोरल है, कई बार और कुछ नहीं, अनएथिकल है कोई भी चीज़, तो उसको बोला जाएगा कि वो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन के अंदर आती है, अनएथिकल है। समझना। हमारे यहाँ हमने बोला कि ना कुछ ऐसे मटीरियल्स में हमने पेमेंट किया जो अलाउड नहीं है, ठीक है, से कोई किसी एनिमल का कुछ एक हो सकता है जो बहुत कीमती है, ठीक है, से किसी एनिमल की आईबॉल बहुत कीमती है और उसमें हमने पेमेंट कर दिया, 4 आईबॉल दे दिया, 1 करोड़ का पेमेंट हो गया, ठीक है। यार बताओ, इमोरल है ना, चलो भले ही अलाउड था एक दूसरे को ट्रांसफ़र करना, बट इमोरल है ना, अनएथिकल है ना, तो वो भी अनलॉफुल मान लिया जाएगा, ठीक है।
ओपोज टू पब्लिक पॉलिसी, अब यहाँ पर पब्लिक पॉलिसी का ओपोज क्या क्या माना जाता है? जब यू ट्रेड विद एनिमी, तो एट वॉर विद इंडिया, कोई भी कंट्री है तो उसको एनिमी बोला जाता है, और अगर आप उसके साथ ट्रेड कर रहे हो तो वो माना जाएगा कि आप ओपोज टू पब्लिक पॉलिसी वाला काम कर रहे हो। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन यानी कि ड्रॉपिंग क्रिमिनल केसेस फॉर मनी, पैसा लिया और क्रिमिनल केस ड्रॉप कर दिया, इसको बोलते हैं स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। फिर आता है मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी, जिसमें मेंटेनेंस होता है ऐसे केसेस को हवा देना जिसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप बस जाकर वहाँ पर अपना ज्ञान देकर आ गए कि यार ये केस करना चाहिए, आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है। और ये जो चैम्पर्टी, इसका मतलब क्या है? आपने बोला कि हम जाएंगे और हम आपको सारा पैसा दे रहे हैं, हम फंड करें इस केस को, बट किस लिए कर रहे हैं पता है? जब वहाँ से केस का पैसा आएगा ना, जब आपको वहाँ से कॉम्पनसेशन मिलेगा, उससे एक शेयर हमें दे देना, चलेगा? नहीं, बेवजह के केसेस बहुत होने लगेंगे, ठीक है, इसलिए ऑपोज टू पब्लिक पॉलिसी बोला जाता है। ट्रैफिकिंग पब्लिक ऑफिस यानी कि पब्लिक ऑफिसर यानी कि ब्राइब करना। टेंडिंग टू क्रिएट मोनोपोलीज, ऐसे कोई काम करना है जिसमें आप चाहते हो कि आपकी मोनोपोली बन जाए, आपके अलावा कोई और ना रहे, तो वो अलाउड नहीं है, उसको ऑपोज टू पब्लिक पॉलिसी माना जाता है। मैरिज ब्रोकरेज अग्रीमेंट्स, मैरिज ब्रोकरेज, मैरिज ब्यूरो प्रोवाइड करना, मैचेस तो करवाना अलाउड है, बट मैरिज ब्रोकरेज मतलब उसके बदले फीस चार्ज करके शादी के लिए एकदम ब्रोकरेज वाली सर्विस देना, वो अलाउड नहीं है। ब्यूरो सर्विसेज अलाउड है, मिलवाना अलाउड है, ठीक है। नेगोशिएबल मैरिज फॉर, नेगोशिएट मैरिज फॉर रिवॉर्ड, ठीक है। इंटरफेरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस, इंटरफेरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस, जो जस्टिस चल रहा है उसकी जस्टिस की पूरी प्रोसेस में कहीं ना कहीं बाधा लाना, इट इज़ अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन यानी कि इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन यानी कि इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन, देखो उसमें एग्जाम्पल लिखा है, एजेंट रिसीविंग मनी विदाउट प्रिंसिपल्स कंसेंट, जब प्रिंसिपल ने अलाउ नहीं किया तो आप ऐसे क्यों ले रहे हो? आपका वहाँ पर ऑब्लिगेशन क्या है? आप एजेंट की, आप प्रिंसिपल की सारी बातें फॉलो करोगे, बट आप नहीं कर रहे हो, तो दैट वुड बी कॉल्ड एज इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन। कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट्स, अगर कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट भी है तो भी उसको माना जाएगा कि वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं आगे, अग्रीमेंट्स एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड, ठीक है। ये एएस नहीं है, कुछ बच्चों ने हमें पढ़ के बताया एएस, तो ये एएस नहीं है, ये एज है, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं है, एएस नहीं है, एस है, ठीक है। चलो अग्रीमेंट्स एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड, वॉइड है, ठीक है। वॉइड मतलब सीजेस टू बी एनफोर्सेबल, तो इट शुड मेड बाय, इफ दे आर मेड बाय इनकॉम्पिटेंट पार्टीज, इफ दे आर मेड बाय इनकॉम्पिटेंट पार्टीज, इफ दे आर मेड बाय इनकॉम्पिटेंट पार्टीज, तो अग्रीमेंट जो है वो वॉइड मान लिया जाएगा। इफ दे आर मेड बाय इनकॉम्पिटेंट पार्टीज, तो अग्रीमेंट जो है वो क्या मान लिया जाएगा कि अग्रीमेंट वॉइड है, ठीक है। बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गई, बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो गया, दोनों तरफ से गड़बड़ हो गया, बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। अनलॉफुल ऑब्जेक्ट ऑफ कंसिडरेशन है, तो यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड मान लिया जाएगा, सिंपल सी बात है, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अनलॉफुल ऑब्जेक्ट ऑफ कंसिडरेशन इन पार्ट्स, मतलब पार्टली लॉफुल था, पार्टली अनलॉफुल था। ये जो हमने आपको शेल्स बताई, इसमें पेमेंट हो रहा था और आधा कैश में भी हो रहा था या आधा बैंक से भी हो रहा था, अनलॉफुल इन पार्ट्स, तो भी उसको वॉइड मान लिया जाएगा। अग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन वॉइड मान लिया जाएगा, बट कुछ केसेस में वैलिड कर दिया जाता है, वो हम लोगों ने ऊपर यूनिट नंबर 2 में पढ़े हुए हैं। अग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, जैसे अभी बात की थी ना, कूद कर अग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल है, कूद कर जिद्दा बच के तो 10 लाख रुपये देंगे, दैट इज वॉइड अग्रीमेंट। अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, मतलब किसी को पैसा दे रहे हो कि शादी ही मत करना तुम, तो ये चीज़ गलत है, यहाँ पर वॉइड अग्रीमेंट माना जाएगा, वो चाहे तो शादी कर सकता है, राइट टू फ्रीडम के अगेंस्ट आता है ये। अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, कि ये काम मत करना, ये प्रोफेशन या बिजनेस मत करना, इसको भी फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम के अगेंस्ट माना जाता है, और ये काम आपको एज अग्रीमेंट एज वॉइड। इसलिए देखना उसमें टाइम पीरियड लिखा जाता है, 5 साल नहीं कर सकते, 2 साल नहीं कर सकते, नहीं तो जीवन भर नहीं कर सकते लिखते हैं ना, बट वो वॉइड मान लिया जाएगा क्योंकि राइट टू फ्रीडम के अगेंस्ट आता है। अब 5 साल किसी को बोल सकते हो ना कि हमने आपको पैसा दिया 5 साल का, अब आप मत करना, इसमें आप लोग के मन में ये नहीं आना चाहिए जीवन भर का पैसा देकर बोल दो, नोबडी हैज दिस सर्टेनिटी, ठीक है, इसलिए नहीं करते, ठीक है। अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, ऐसा नहीं किया जा सकता कि पैसा दिया और बोला कि लीगल प्रोसीडिंग्स मत करना। अग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन, यानी कि नहीं, यानी कि जिसका मीनिंग सर्टेन नहीं है, जहाँ पे क्लियरली रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइडेड नहीं है, क्या ऑफर हो रहा है, क्या एक्सेप्टेंस हो रहा है, क्या कंसिडरेशन है, वो डिफाइन नहीं है, तो वो वॉइड मान लिया जाएगा। बट अगर वहाँ पर कैपेबिलिटी है ना कि उसको डिफाइन किया जा सकता है, से ये नहीं लिखा कितना कंसिडरेशन है, बट ये लिख दिया कि किस बेस पे कंसिडरेशन निकाला जाएगा, तो यार कैपेबल है ना, निकाल सकते हो, तो वहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाता है। प्लीज़ इस पॉइंट को स्टार मार्क करना, ऑल दो नोट्स में किया हुआ है, फिर भी आप लोग भी रखिएगा। बात करते हैं वेजरिंग अग्रीमेंट की। वेजरिंग अग्रीमेंट, तो वेजरिंग अग्रीमेंट के लिए अब भी हम लोग नीचे जाकर पढ़ लेते हैं एक बार कि वेजरिंग अग्रीमेंट क्या होता है, ठीक है। चलो आते हैं वेजरिंग अग्रीमेंट पढ़ने पर। वेजरिंग अग्रीमेंट मीनिंग, एसेंशियल्स, इफेक्ट्स और नॉट वेजरिंग, ये 4 पॉइंट्स पढ़ने हम लोग को, और हमारा यूनिट नंबर 3 आराम से कवर हो जाएगा। लास्ट पॉइंट है, पढ़ते हैं फिर पॉज करते हैं, ठीक है। चलो, वन प्रॉमिसेस टू पे मनी और मनी इज वर्थ, एक ने दूसरे को वादा किया कि वो पे करेगा, या तो फिर मनी या फिर मनी। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग?
वेजरिंग एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं हम लोग। वेजरिंग एग्रीमेंट क्या है, थोड़ा एनर्जी के साथ बोलते हैं। वेजरिंग क्या है, एक ने दूसरे को वादा किया कि वो पे करेगा मनी या मनी इज वर्थ, कब, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट। सामने वाला भी पे करेगा, नहीं हुआ तो यस, अगर नहीं हुआ तो सामने वाला पे करेगा। मतलब ये बहुत एसेंशियल कंडीशन हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो समझो यहाँ पे कॉन्टेंजेंट और इसमें यही तो फर्क है ना। तो वन प्रॉमिसेस टू पे मनी और मनी इज वर्थ on the happening of some uncertain event in consideration of the other party's promise to pay if the event does not happen। हुआ तो ये पे करेगा, नहीं हुआ तो ये पे करेगा। ए और बी ने आपस में बात की कि अगर बारिश हुई तो मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा और नहीं हुई तो तुम मुझे 10,000 रुपये दोगे, तो ये माना जाएगा वेजरिंग है, ठीक है। केबीसी में क्यों नहीं माना जाता वेजरिंग, दूसरी पार्टी नहीं देती ना। जीते तो जी मैं आपको 10 करोड़ रुपए दूंगा और नहीं जीते तो जी आप हमें 10 करोड़ रुपए देंगे, ऐसा नहीं होता, इसीलिए वहाँ पे वेजरिंग नहीं माना जाता है। प्रोमिसेस टू पे ऑल तो उसके और भी रीजंस हैं, हम लोगों ने रेगुलर क्लास में डिस्कस किए हो तो उसके और भी रीजंस हैं। प्रोमिसेस टू पे मनी नॉट परफॉर्मेंस, यानी कि पैसा ही देना पड़ता है, कुछ काम करके नहीं दे सकते, पैसा ही देना पड़ता है। अनसर्टेन एंड अनकंट्रोलेबल इवेंट होना चाहिए। म्यूचुअल चांसेस ऑफ विन और लॉस होना चाहिए। नो अदर इंटरेस्ट इन दैट। म्यूचुअल चांसेस ऑफ विन और लॉस मतलब जीतने और हारने की प्रोबेबिलिटी दोनों ही होनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए, लगभग 50-50 नहीं बोलेंगे बट हाँ होनी चाहिए, दोनों ही पॉसिबल आउटकम्स होने चाहिए। नो अदर इंटरेस्ट इन द इवेंट, यानी कि आपको इस पैसे के अलावा कुछ और नहीं मिलने वाला है, ठीक है। इफेक्ट्स अग्रीमेंट इज वॉइड माना जाता है, वॉइडेबल है क्या, नहीं, बहुत बच्चे गलती करते हैं, प्लीज लिख लो नॉट वॉइडेबल। आगे बढ़ते हैं। नो सूट कैन बी इनिशिएटेड टू रिकवर अमाउंट वन, यानी कि अगर कल को पैसे नहीं मिले तो क्या लीगली लिए जा सकते हैं, क्यों नहीं, क्योंकि वॉइड है, एनफोर्सेबल ही नहीं है ना, तो इसलिए नहीं, ठीक है। ऐसा मत लिख कर आ जाना यहाँ पर कि क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बोलता है इसलिए, ठीक है। एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट इट इज नॉट अलाउड दैट, नहीं बोलना ना, वॉइड है ना, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं है और एनफोर्सेबिलिटी नहीं है तो कैसे कोई केस फाइल हो जाएगा। चलो नॉट वेजिंग, किस किस को दिखता है ऐसी कुछ है बट फिर भी वेजिंग नहीं। चिट फंड यानी कि वो लकी ड्रॉ वाला 100 लोगों ने मिलकर पैसे जोड़े और किसी एक का आया, वो नहीं आएगा वेजिंग, क्योंकि उसमें अगर नहीं जीते तो डालना नहीं पड़ता ना पैसा, ठीक है। शेयर मार्केट और कमर्शियल ट्रांजेक्शन एज डिलीवरीज इंटरनेट, वहाँ पे पैसा कमाने का नहीं होता, वहाँ पे डिलीवरी परफॉर्मेंस होता है, ठीक है। गेम ऑफ स्किल एंड एथलेटिक कॉम्पिटिशन, अगर 1000 रुपये के ऊपर है तो फिर उसको वेजरिंग माना जाता है, अदरवाइज उसको वेजरिंग नहीं माना जाता, यहाँ पर अलग से लिखा हुआ है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस एज पर्पज इज टू इंडेमनीफाई, ठीक है, ध्यान रखोगे इस चीज़ को, ओके। तो अभी तक हम लोगों ने बढ़िया तरीके से यूनिट नंबर 3 जो है वो कवर कर लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अब हम लोग आएंगे यूनिट नंबर 4 के अंदर। थैंक यू।